वही त्वरण है। अगर किसी वस्तु गति कर रही है और उसका त्वरण लिखा है a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तात्पर्य यह है कि हर सेकंड बाद उसके वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ोतरी होती जा रही है। उसके वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है हर सेकंड के बाद। पहले सेकंड में शुरू में पहले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड है तो अगले सेकंड में 10 हो जाएगा, अगले सेकंड में 15 हो जाएगा, अगले सेकंड में 20 हो जाएगा। हर सेकंड बाद 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती जा रही है। तो कहेंगे कि इसका मतलब कि वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है, यानी हर सेकंड बाद 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो वस्तु में त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, लेकिन एक समान त्वरण है, इसलिए कि वेग में वृद्धि क्या हो रही है, एक समान हो रही है। यही मान लीजिए पहले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग में वृद्धि हुआ, अगले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वृद्धि हुआ, अगले सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग का वृद्धि हुआ। कहें कि देखिए वस्तु गति कर रही है तो वस्तु में त्वरण तो है, इसलिए कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये त्वरण है, लेकिन त्वरण समान नहीं है, असमान त्वरण, परिवर्तित त्वरण। तो इस तरह से त्वरण का भी प्रकार देखें। अलग अलग समय में आप प्रति सेकंड के हिसाब से दर न हम देखते हैं, त्वरण दर न है, रेट है तो रेट है तो प्रति सेकंड न कोई चीज का पूछा जाएगा। किसी चीज का दर पूछेंगे, आलू का दर पूछेंगे तो 1-1 केजी का न बता रहा जाएगा, प्याज का दर पूछेंगे तो 1-1 केजी का न बता रहा जाएगा। तो दर की बात है तो दर 1 सेकंड पर ना हम बताएंगे। अभी नहीं समझ में आया। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हाँ दिशा में हो रहा है उसमें त्वरण होगा। हाँ वेग में परिवर्तन, वेग दो चीजों को मिलाकर कहा जाता है। वेग बराबर होता है नहीं, वेग बराबर हो गया उसका परिमाण धन दिशा, और चाल बराबर केवल परिमाण। तो अगर परिमाण नहीं बदल रहा है, केवल दिशा बदल गया तो बदला हुआ माना जाएगा। दोनों बदल रहा है तो बदला ही है। कमी समझ में आ गया ये? तो लिख दीजिए पहले वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। यह एक सदिश राशि, सदिश राशि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, समयांतराल, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 बटा t2 माइनस t।
क्लियर? अब जरा, अगर वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है तब वस्तु का त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर वस्तु के वेग में लगातार कमी हो रही है तब वस्तु में त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। यदि वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, तब वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। और यदि लगातार कमी हो रहा है तब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक। और यदि लगातार कमी हो रहा है तब वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। यानी अगर वस्तु में मंदन पैदा हो गया है तो वस्तु अवश्य रुकेगी। लगातार उसका वेग क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, तो अंत में उसको क्या है? रुकना है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम अगर ऊपर चाक को फेंके तो इसका वेग लगातार घटता चला जाएगा, और घटते यानी मंदन पैदा हो गया है, त्वरण ऋणात्मक है। ऊपर फेंके हैं तो त्वरण ऋणात्मक है, इसलिए कि गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे काम कर रहा है। 9.8 प्लस नीचे है, ऊपर अब जा रहा है तो माइनस हो गया इसकी दिशा में, तो मंदन हो गया, तो अंत में जा करके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो वहां से अब फिर नीचे आना। जब लगातार वस्तु का वेग घटा तो मंदन पैदा हो गया, ऋणात्मक त्वरण हो गया, जिसे हम मंदन कहते हैं। नहीं समझ में आया? ऋणात्मक हो रहा है, कमी हो रही है, तो वेग में वृद्धि हो रही है, हाँ त्वरण होगा, उसमें प्लस होगा लगातार। देख लो यहां से वस्तु छोड़ रहे हैं मुक्त रूप से, u बराबर 0 है। अगर गुरुत्वीय त्वरण, ये पृथ्वी के कारण त्वरण पैदा हो रहा है, जो बल लगाता है उसी का त्वरण, इसके कारण वस्तु में जो गुरुत्वीय त्वरण पैदा होता है वो किसके वजह से होता है? कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण किसके वजह से किसी वस्तु में पैदा होता है? पृथ्वी के वजह से। पृथ्वी त्वरण किसी वस्तु में तब पैदा होता है जब वस्तु पर बल लगाया जाता है। अगर बल हम ना लगाएं किसी वस्तु पर तो उसमें कभी भी त्वरण पैदा ही नहीं होगा। अब बल लगेगा तो त्वरण अवश्य ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है कि बल लगाया त्वरण पैदा ना हो। क्योंकि चलिए दीवार पर लगा रहे हैं बल, देखते हैं दीवार में कहाँ त्वरण पैदा होता है। दीवार पर बल लगाएंगे तो दीवार जो है स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, उसके अणुओं के बीच त्वरण पैदा होगा। जो वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र होगी वही ना गति करेगी, कि रस्सी से बांध करके इसको कब्जे में कस दिए हैं, कहीं चलिए बल लगा रहे हैं, देखिए दरवाजा कितना वेग से गति कर रहा है।
अरे तो उसको स्वतंत्र छोड़िए गति के लिए। नहीं समझ में आ रहा है ये बात। तो अगर वस्तु पर बल लगेगा तो वस्तु में त्वरण पैदा होगा, नहीं लगेगा नहीं होगा, साफ बात है। तो अगर हम यहां से वस्तु को छोड़ रहे हैं तो हम तो बल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इसमें त्वरण पैदा होगा। कौन बल लगा रहा है? पृथ्वी। तो इसीलिए पृथ्वी के कारण इस पर त्वरण पैदा हो रहा है। इसलिए इसका गुरुत्व मतलब क्या होता है? हिंदी भी तो बहुत जानते हैं। गुरुत्व मतलब, गुरुत्व का मतलब पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी के कारण त्वरण है वस्तु में, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो अगर यहां से हम अगर जी बराबर हम कहते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो 1 सेकेंड यहां से 0 है, 1 सेकेंड बीतेगा तो इसका वेग करेक्ट हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? और अगले सेकेंड में 9.8 की और वृद्धि हो जाएगी, 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगले सेकेंड में फिर 9.8 की वृद्धि हो जाएगी, 9.8 की। अट्ठाईस, अगले सेकेंड में और वृद्धि हो जाएगी, 9 हर सेकेंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर यही नीचे से फेंकेंगे तो अगर ये 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं तो अगले सेकेंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की कमी हो जाएगी, अगले सेकेंड में फिर 9.8 की कमी, अगले सेकंड में फिर वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा जी? कम होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो रुकेगी ना। हाँ, 0 होगा। मंदन जब पैदा हो जाएगा तो 0 होना ही है। हाँ, बढ़ रहा। हाँ हाँ, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल न लगे तो वस्तु वहीं रुकी रहेगी, अंतरिक्ष यात्री। हाँ हाँ, बाहरी बल लगातार लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगातार लग रहा है। अगर बल ना लगे तो रुक जाएगा। ठीक है? नहीं समझ में आएगा। त्वरण तब तक ही पैदा होता रहता है जब तक उस पर बल लगता रहता है। अब जरा सुनिए, मात्रा किसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2। अब ये त्वरण भी होते हैं, समान त्वरण होता है, असमान त्वरण होता है। समान त्वरण होगा और समान त्वरण होगा। जब असमान त्वरण होगा तो दो बातें, एक तो औसत की बात आ जाएगी, असमान में ही औसत होता है, औसत त्वरण होगा और ताक्षणिक त्वरण, दो बातें। अगर त्वरण असमान है तो दो बातें होना ही है, औसत और ताक्षणिक। तब त्वरण में लिख दीजिए त्वरण के प्रकार, असमान त्वरण पहला। एक एग्जाम्पल पहले यहां लिख दीजिए। एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य बताइए।
हाँ, इसका तात्पर्य है कि हर सेकंड के बाद वस्तु के वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। बोलिए, यही इसका तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु के वेग में प्रत्येक सेकंड बाद 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सेकंड बाद वस्तु के वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती जा रही है। तो त्वरण धनात्मक भी होता है और त्वरण ऋणात्मक भी। अगर वेग में लगातार वृद्धि हो रही है तो धनात्मक त्वरण होगा, अगर कमी हो रहा है तो ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन। अब यहां पर नोट में एक बात जानेंगे, त्वरण से ही बात है। कि त्वरण किसी वस्तु में बल के कारण पैदा होता है। अगर बल नहीं लगेगा वस्तु पर तो उसमें त्वरण पैदा नहीं हो सकता। अगर किसी वस्तु में त्वरण है तो समझिए कि उस पर बल लगा है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और त्वरण नहीं है तो आप समझ जाइए कि उस वस्तु पर कोई बल नहीं। त्वरण की दिशा उधर ही होगी जिधर बल की होगी। जिधर बल लगा है उधर ही त्वरण की दिशा। ये बिल्कुल क्लियर। तो नोट में ये बात लिखेंगे। देखिए, किसी वस्तु में त्वरण बल के कारण उत्पन्न होता है। बल के कारण ही वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण की दिशा उधर ही होती है जिधर बल की। किसी वस्तु में त्वरण बल के कारण उत्पन्न होता है। बल के कारण उत्पन्न होता है। त्वरण की दिशा उधर ही होती है। त्वरण की दिशा उधर ही होती है जिधर बल की दिशा होती है। जिधर बल की दिशा होती है। त्वरण की दिशा उधर ही होती है जिधर बल की दिशा होती है। आपके दिमाग में ये रहता है त्वरण से कि जिधर वस्तु जा रही है उधर त्वरण है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जिधर चल रही है उधर ही त्वरण की डायरेक्शन है। नहीं, वेग की दिशा से मतलब थोड़े है त्वरण।
त्वरण तो बल की दिशा से। अब हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इस वस्तु में त्वरण ऊपर होगा, नहीं, गलत है। बल नीचे लग रहा है वस्तु पर, और त्वरण भी इस वस्तु पर क्या है, नीचे। इसीलिए वस्तु जा रही है ऊपर और त्वरण है नीचे। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इधर वस्तु का वेग हो उधर त्वरण हो, नहीं। वेग के डायरेक्शन से त्वरण के डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। अगर वस्तु ऊपर से सीधा नीचे गिर रही है तो जिधर वस्तु का वेग है उधर ही त्वरण हो, इसलिए कि बल किधर लग रहा है, नीचे, त्वरण किधर होगा, नीचे। तो ये दिमाग से अब पूरी तरह से निकाल दीजिएगा कि वस्तु के गति की दिशा से त्वरण की दिशा का कोई तात्पर्य नहीं है। किससे दिशा, त्वरण का दिशा का तात्पर्य किससे है, बल की दिशा से, उस पर लगने वाले बल की दिशा से। याद रखिएगा ये बात, समझ में आ रहा है ये बात, बल की दिशा से है। जिधर बल की दिशा होगी तो उस वस्तु में त्वरण की दिशा उधर ही होगी, साफ तौर पर लिखा गया। अगर वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो उसमें कोई त्वरण है नहीं, वस्तु एक समान वेग से चलेगी, चाहे विरामावस्था में पड़ी रहेगी। नहीं समझ में आ रहा है ये बात। तो गति की अवस्था में कभी होगी तो कभी बल लगेगा तभी ना होगी, तो बल लगेगा तो त्वरण पैदा हो गया। बोलिए क्या कहता है जड़त्व का नियम, कहता है कि जब कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बल न लगे। तो बल लगेगा तो त्वरण पैदा हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया त्वरण। अब लिखिए त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार। वही बात, पुरानी बात चलता आ रहा है, दूरी विस्थापन से ही। समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। तो फर्स्ट नंबर समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ये क्या है एक समान त्वरण? अगर समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है, एक समान। समान समयांतराल में, समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन एक समान हो, परिवर्तन एक समान हो, समान हो, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण होता है। तब वस्तु का त्वरण, त्वरण एक समान त्वरण होता है, त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है।
यानी हर सेकंड के बाद 5 मीटर प्रति सेकंड के बढ़ोतरी होता तो एक समान त्वरण बा। दो सेकंड में सामान्य वेग में वृद्धि होता तो त्वरण बा, लेकिन एक समान बा। दूसरा असमान त्वरण, असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण। असमान त्वरण का है, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या है, भिन्न भिन्न है, तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता। समान समय अंतराल में, समय अंतराल में, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन, परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तब वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता। देखिए, अगर त्वरण असमान है तो उस समय औसत त्वरण निकालना पड़ेगा और तात्क्षणिक त्वरण बताना। किसी विशेष क्षण पर क्या था, हर क्षण पर त्वरण अलग अलग ना होगा, तो जब अलग अलग होता है तभी ना औसत निकाला जाता है। तो अब तो हम अलग अलग समय लेंगे, समय लेंगे तो अलग अलग समय पर वेग में परिवर्तन कैसे देखेंगे। जब एक चीज को दो लोगों को लंबाई नापना होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक को टेबल पर खड़ा करा कर नापे, एक को जमीन पर से खड़ा नापे, दोनों को एक सिरा एक बराबर करें ना, दो रस्सियां दे दे कहें कि बताओ कि कौन रस्सी बड़ा है और छोटा है, तो पहले एक रस्सी का एक छोर बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तब ना पता चलेगा कि कौन ज्यादा है और कौन छोटा है। कि बीच में से देख लें, एक सिरा बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो, तब ना देखेंगे कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, कौन छोटा है। तो जब समय बराबर नहीं रखेंगे तो कैसे देखेंगे कि कौन में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो समय को समान रखिए, समान अंतराल पर देखिए, 2-2 सेकंड के बाद, कि हमेशा 2-2 सेकंड के बाद वेग में वृद्धि सामान्य हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है। एक सिरा बराबर करना होगा कि नहीं, कि समय भी बदले या वेग भी देखे, बदल बदल पर अलग अलग, कभी 2 सेकंड पर देखे कि जी पर 3, हाँ 2 सेकंड में वृद्धि 5 मीटर प्रति सेकंड का हो रहा है, तो 1 सेकंड पर निकालना पड़ेगा, एक एक सेकंड पर देखना पड़ेगा। दर है त्वरण, वेग दर है, त्वरण दर है, तो दर का मतलब प्रति सेकंड, तो एक एक सेकंड के अंतराल पर देखिए, एक एक सेकंड के अंतराल पर वेग में वृद्धि बराबर हो रहा है कि अलग अलग हो रहा है, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। यहां समान समय अंतराल का मतलब आप साफ साफ समझ जाइए, 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंतराल पर। अब क्लियर हो गया। अब असमान त्वरण के लिए 2 चीजें ज्ञात की जाती हैं, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो आप लिख दीजिए औसत त्वरण। अगर असमान त्वरण है तभी औसत त्वरण की बात उठेगी,
और तात्क्षणिक त्वरण की बात उठेगी। अगर वस्तु का त्वरण समान है तो किस बात का औसत त्वरण, किस बात का तात्क्षणिक त्वरण, नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। जब त्वरण असमान रहेगा, परिवर्ती रहेगा, तभी ना औसत की बात होगी, और चाहे तात्क्षणिक की बात होगी। तो औसत त्वरण देखिए, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन और वो समय अंतराल का अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग में, जैसे 4 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड समय अंतर, इतना में वेग में परिवर्तन इतना हो गया, तो वेग में परिवर्तन और बटा वो समय अंतराल, उसका क्या कहलाएगा, औसत त्वरण कहलाएगा। तो लिख दीजिए, किसी निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता, लेकिन ये औसत त्वरण तब की बात है जब वस्तु के त्वरण क्या हो, असमान। असमान त्वरण पर ही औसत त्वरण की बात उठती है, नहीं तो सामान्य त्वरण पर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात है, ये एवरेज, ये औसत बराबर वेग परिवर्तन बटा वही चीज समय अंतराल, समय अंतराल। अब तात्क्षणिक त्वरण है, जब वस्तु का त्वरण परिवर्ती है या समान है, तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु का त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। वहां पर हम अवकलन लेते हैं। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण जब बदल रहा है लगातार, तब किस समय कितना त्वरण होगा, अलग अलग ना होगा। बोलिए, कोई चीज लगातार बदलते त्वरण से जा रहा है, आप चरखी पर बैठे हैं और चरखी ऐसे चल रही है, तो हर क्षण तो त्वरण अलग अलग है। तो आप किसी से पूछेंगे कि क्या त्वरण है, तो तुरंत न बताना होगा, नहीं तो त्वरण बदल जाएगा। ठीक ना। तो जब वस्तु का त्वरण परिवर्ती है, परिवर्ती है, तब तब किसी विशेष क्षण पर
विशेष क्षण पर वस्तु का त्वरण उसका परिवर्ती त्वरण कहलाता है। उसका परिवर्ती त्वरण कहलाता है। परिवर्ती त्वरण का उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण बराबर लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर डी ए बटा डी टी, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, तो डी भी बटा डी टी। यानी वेग परिवर्तन का दर का क्या है? त्वरण है। तो हाँ, अवकलन, हाँ अवकलन बताए थे पहले भी, टी के सापेक्ष। इसको हम लिख सकते हैं बराबर d2s बाई dt स्क्वायर। एस विस्थापन है, यानी फिर इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो डी बाई डी टी ऐसे लिख दे। अगर डी भी बराबर होता है ds बटा dt होता है ना, तो फिर इसको अवकलन कर देते हैं विस्थापन के पदों में, तो d2s बटा dt स्क्वायर भी लिखा जाता है। आप इतना ही देखिए, हम एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं इस चीज को, नहीं तो यहाँ आप कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। अभी मामला क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तात्क्षणिक त्वरण को लेकर के सवाल देंगे, तब क्लियर होगा बिल्कुल, ऐसे थोड़े छोड़ेंगे। उसके बाद ना वेग समय ग्राफ पढ़ेंगे, पहले तो त्वरण का मामला क्लियर हो। ऐसे ही टॉपिक चलता है, त्वरण। अब त्वरण में कोई खामियां नहीं रहनी चाहिए कि ये क्या चीज है, खाने का सामान है कि खेलने का सामान है, ये कब पैदा होता है, अदिश है कि सदिश है, मात्रक क्या है, कितने वैरायटी होते हैं इसके, ये ऐसे टॉपिक चलता है। और जब टॉपिक पर लेक्चर होता है तभी सही ज्ञान उसके बारे में निकलकर सामने आता है। हाँ, अब बात सुनिए जरा, इस तात्क्षणिक त्वरण के मामले को लेकर आपने पढ़ा है v इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा है? अगर हम इसके t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बाई dt बराबर du बाई dt, आप प्लस ए आ गुणे t का 1, t के सापेक्ष t का क्या होगा अवकलन 1। तो ये वेग परिवर्तन का दर है, ये भी वेग परिवर्तन का दर है, और ये भी क्या है? त्वरण। तो ये भी त्वरण हो गया, ये भी त्वरण हो गया, और ये भी क्या हो गया? त्वरण। बात समझ में?
अगर एक वस्तु का वेग का समीकरण है, एक कण का वेग का समीकरण v इक्वल टू 2t क्यू प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7 है। दो सेकेंड पर कण का त्वरण बताइए। अगर दो ऐसे हमने वेग में पूछा, विस्थापन दे करके कई सवाल दिए थे, आप कॉपी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कण के वेग का समीकरण दिए हैं t समय पर, और हम त्वरण पूछना चाहते हैं 2 सेकेंड पर त्वरण। तो 2 सेकेंड पर त्वरण पूछेंगे तो इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या होगा t के सापेक्ष अवकलन बताएंगे? अवकलन करने पर क्या होगा? dv बटा dt बराबर 2 गुणे टी क्यूब का अवकलन, बोलिए उसमें बहुत किए थे, 3 गुणे टी 3 माइनस 1 यानी स्क्वायर प्लस 3 गुणे टी स्क्वायर का 2 गुणे टी और 2 माइनस 1 1 हो जाए, आप प्लस माइनस 5 गुणे टी का 1 आचर का 0, ऐसा बताए थे हम। तो अब ये है वेग परिवर्तन की दर, dv बटा dt को क्या कहते हैं? त्वरण, त्वरण कहते हैं। तब ये हो गया a बराबर 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5। अब ये वेग के समीकरण किसमें बदल गया? त्वरण के समीकरण में। अब जितना सेकेंड पर त्वरण पूछा जाए उतना का मान रख दीजिए। अगर 2 सेकेंड पर पूछा जाए तो t के जगह क्या रख दीजिए? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पर वस्तु का त्वरण निकल जाएगा। एक क्वेश्चन लिख कर छोड़िए, घर से हल करके लाइएगा। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन, देखिए एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन S बराबर टी क्यूब माइनस S बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर है। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण शून्य है। जब कण का त्वरण शून्य है। आंसर है -9 मीटर प्रति सेकंड।
उस समय कण का वेग बताना है जब कण का त्वरण शून्य है। ठीक है। इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अगर dh बटा dt इसको करेंगे तो वेग निकल जाएगा, और उसके बाद से वेग के समीकरण को फिर t को सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बटा dt यानी क्या निकल जाएगा, त्वरण। और त्वरण को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। वहां से t का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और निकाल करके जो वेग का समीकरण आया है उसमें t के जगह क्या कर देंगे, रख देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से हाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया है, परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब बारी आ गया कि परमाणु में तो जान गए कि कितने मूल कण होते हैं, 3। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर एक और भी चीज है जिसका नाम है नाभिक, न्यूक्लियस। तो आप जरा नाभिक की खोज हेडिंग लिख दीजिए, नाभिक